हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अशोक के वृहद स्तंभलेख पढ़ेंगे। अशोक के वृहद स्तंभलेख जो कि एक 7 लेखों का समूह है, अर्थात इसमें 7 लेख हैं जो कि 6 अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं। तो ये स्तंभलेख कौन से 6 स्थानों से पाए गए हैं और उन 7 लेखों में क्या क्या वर्णन हमें मिलता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला जो लेख है वो है दिल्ली टोपरा लेख। यह जो है वो सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और यह स्तंभ लेख पहले यमुनानगर हरियाणा में स्थित था। बाद में फिरोज शाह तुगलक के काल में इसे दिल्ली ले जाया गया और इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट और दिल्ली शिवालिक लाट कहा जाता है। इस लेख पर जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं और यह एकमात्र ऐसा लेख है जिस पर पूरी 7 लाइनें मिलती हैं, अन्य पर 6 लाइनें। जो 7 लेख हैं वो पूरे के पूरे 7 जो है वो इसी लेख से हमें अभिलेख से मिलते हैं। इसके अलावा जो अन्य लेख हैं उनसे सिर्फ 6 ही लाइनें हमें प्राप्त होती हैं और इसे अशोक की बड़ी लाट भी कहा जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो कि पहले यमुनानगर में स्थित था, बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया और इसे क्या कहा जाता है, इसे दिल्ली की शिवालिक लाट कहा जाता है, भीमसेन की लाट कहा जाता है और इस पर विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं और यह एकमात्र ऐसा लेख है जिस पर पूरी 7 लाइनें मिलती हैं और यह सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला है दिल्ली मेरठ अभिलेख। यह अभिलेख सबसे पहले खोजा गया था 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर के द्वारा और यह स्तंभ लेख पहले मेरठ में स्थित था, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, और बाद में फिरोज शाह तुगलक के काल में जो है वो इसे फिरोज शाह कोटला के शिकार महल में स्थापित किया गया और इसे अशोक की छोटी लाट कहा जाता है। दिल्ली टोपरा को जहां अशोक की बड़ी लाट कहा जाता है, दिल्ली मेरठ को जो है वो अशोक की छोटी लाट कहा जाता है। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख जो है वो पहले कौशाम्बी में स्थित था, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, और बाद में अकबर के समय में जो है वो जहांगीर के द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किया गया। इस स्तंभ पर 2 अन्य शासकों के लेख भी उत्कीर्ण मिलते हैं। प्रथम जो लेख है वो तो है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का जो कि प्रयाग प्रशस्ति है, और दूसरा है मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उत्कीर्ण। जो कौशाम्बी अभिलेख है यह पहले उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी अभिलेख भी कह देते हैं। तो यह पहले जो है वो कौशाम्बी में स्थित था और बाद में अकबर के समय में इसे इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया था और इस पर 2 अन्य शासकों के लेख मिलते हैं, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का और मुगल सम्राट जहांगीर का। अगला है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख चौथा। यह जो है वो चंपारण बिहार में स्थित है और अशोक के स्तंभ लेखों में यह लेख जो है वो सबसे सुंदर तथा सुरक्षित स्तंभ लेख है। इस पर औरंगजेब कालीन एक लेख भी उत्कीर्ण है और अंग्रेजी सर्वेक्षक रियूबेन बरो का लेख भी इस पर मिला है। तो ये कहाँ स्थित है? ये चंपारण बिहार में स्थित है और यह जो है वो अशोक के स्तंभ लेखों में सबसे सुंदर है तथा सबसे सुरक्षित है और इस पर औरंगजेब कालीन एक लेख उत्कीर्ण है और इसके साथ साथ अंग्रेजी सर्वेक्षक रियूबेन बरो का लेख भी इस पर मिला है। अगला है लोरिया अरराज स्तंभ लेख। यह जो है वो चंपारण बिहार में स्थित है। अगला है छठा लोरिया रामपुरवा स्तंभ लेख। यह भी चंपारण बिहार में स्थित है और यहाँ से जो है वो 2 लेख प्राप्त हुए हैं। एक स्तंभ लेख युक्त है तथा एक जो है वो लेख विहीन लेख है, अर्थात यहाँ से 2 अलग अलग जो है वो लेख स्तंभ लेख मिले हैं। इसमें से एक तो है जो कि लेख युक्त है जिस पे लेख लिखा गया है और दूसरा जो है वो लेख विहीन है, अर्थात उस पे लेख नहीं लिखा गया। तो लेख विहीन लेख युक्त जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर सिंह की आकृति है तथा लेख विहीन स्तंभ है उस पर वृषभ की आकृति उत्कीर्ण थी और इसे 1872 ईस्वी में कालाइन ने खोजा था। तो लोरिया रामपुरवा स्तंभ लेख जो है वो चंपारण बिहार में है और यहाँ से 2 लेख प्राप्त हुए हैं। एक जो है वो लेख युक्त है और दूसरा लेख विहीन है और जो लेख युक्त है उसके शीर्ष पर जो है वो सिंह की आकृति है और जो लेख विहीन है उसके ऊपर वृषभ की आकृति अंकित है और इसे 1872 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। अगला है, ये 6 स्थानों से हमें मिले थे जो कि 6 के 6 हमने देख लिए।
आगे जो है वो हम देखेंगे इन लेखों में जो क्या वर्णन किया गया है, स्तंभ लेखों में वर्णित बातें, अर्थात वो कौन कौन से 7 लेख हैं जो इन 6 स्थानों से जो लेख मिले हैं उन पे लिखी गई है। तो प्रथम स्तंभ लेख जो है वो है, इसमें अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद यह धम्म लेख लिखवाया। इसमें अशोक अपने उच्च, मध्यम, लघु तथा सीमांत महामात्रों को आदेश देता है कि धम्म के अनुसार लोगों का पोषण करो, धम्म के अनुसार शासन का विधान करो और धम्म के द्वारा उन्हें सुख पहुंचाओ। इस लेख में अशोक क्या कहता है कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद यह लिखवाया गया है और इसमें अशोक अपने उच्च, मध्यम और लघु और सीमांत महामात्रों को आदेश देता है कि धम्म के अनुसार ही वे लोगों का पोषण करें, धम्म के अनुसार ही शासन का विधान करें और धम्म के द्वारा ही उन्हें सुख पहुंचाएं। द्वितीय स्तंभ लेख है, इसमें अशोक ने एक प्रश्न उठाया है कि कियम च धम्मे अर्थात धम्म क्या है, और इसी में बताया भी है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही जो है वो धम्म है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक प्रश्न किया गया है कि कियम च धम्मे अर्थात धम्म क्या है, और इसमें बताया गया है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही जो है वो धम्म है। अगला है तृतीय स्तंभ लेख, इसमें 5 पाप बताता है जो कि धर्म के मार्ग में बाधक है, और इनमें क्या है वो 5, वो चंडीय, निठुलिय, क्रोध, मनो और ईर्ष्या शामिल है। तो तृतीय स्तंभ लेख में जो है वो अशोक 5 पापों का वर्णन करता है जो कि धम्म के मार्ग में बाधक है, और वो 5 कौन से हैं, वो हैं चंडीय, निठुलिय, क्रोध, मनो और ईर्ष्या। तो चतुर्थ स्तंभ लेख जो है वो, इसमें जो है वो अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद मैंने रज्जुकों को न्यायिक और दंडात्मक अधिकार सौंपा है। क्या कहता है इसमें अशोक कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद मैंने रज्जुकों को न्यायिक और दंडात्मक अधिकार सौंपा है। जैसे एक माँ अपने शिशु को एक कुशल धाय को सौंपकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी प्रजा के लिए सुख और कल्याण के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। और इसमें यह भी वर्णित है कि जिन लोगों को मृत्युदंड दिया गया है उन्हें 3 दिनों की मोहलत दी जाती है, और मैंने दंड क्षमता और व्यवहार क्षमता लागू किया है। तो इसमें सो क्या बताता है कि उसने न्यायिक और दंडात्मक अधिकार जो है वो रज्जुकों को सौंपा है, और जैसे एक माँ अपने शिशु को किसी धाय को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी प्रजा के कल्याण के लिए जो है वो रज्जुकों की नियुक्ति की है। और इसमें यह भी वर्णन किया है कि मृत्युदंड जिनको दिया गया है उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है। 5वां स्तंभ लेख है, इसमें अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद जीववध निषेध कर दिया गया है। इसमें क्या कहता है कि अपने राज्याभिषेक के बाद 26 वर्ष बाद जो है वो जीववध निषेध कर दिया है। इसमें वह कहता है कि एक प्राणी का भोजन एक अन्य प्राणी नहीं हो सकता, और अशोक ने विशेष दिन जो है वो कैदियों की मुक्ति का प्रावधान किया था, और 26 वर्षों में कुल 25 बार जो है वो कैदियों की रिहाई की गई थी। अगला है 6वां स्तंभ लेख, इसमें जो है वो अशोक कहता है कि जनता के हित और सुख जिसमें है उसकी मैं परीक्षा करता हूँ तथा अधिकारियों की भी मैं जांच करता हूँ, और मैं सभी संप्रदायों का सम्मान करता हूँ, स्वयं उनसे भेंट करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो 6ठे स्तंभ में अशोक क्या कहता है कि जनता का हित और सुख जिसमें उसकी परीक्षा करता हूँ, अधिकारियों की जांच करता हूँ और सभी संप्रदायों का सम्मान करता हूँ। अगला है 7वां स्तंभ लेख, इसमें अशोक प्रजा के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख करता है, जिसमें प्रति 8 कोस पर जो है वो कुएं, सड़कों के किनारे बरगद और सरायों के निर्माण का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है, जो प्रजा हित के लिए जो कार्य किए गए उनका उल्लेख मिलता है, जैसे कि प्रत्येक 8 वर्ष पर कुआं खुदवाना, 8 कोस पर जो है वो कुआं खुदवाना, सड़कों के किनारे जो है छायादार पेड़ लगवाना और सरायों का निर्माण करना, इन सब का उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें अशोक कहता है कि मनुष्य में धर्म की वृद्धि जो है वो 2 तरह से हुई है, एक धर्म नियम द्वारा तथा दूसरा धर्म अनुनय द्वारा, और इसमें से सर्वाधिक वृद्धि जो है वो धर्म अनुनय के द्वारा हुई है। तो इसी के साथ जो है वो 7 लेख जो है वो स्तंभ लेख हमारे कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने देखा कि स्तंभ लेख जो है वो 7 लेखों का समूह है, अर्थात 7 लेख हैं जो कि विभिन्न 6 स्थानों से मिले हैं।